आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से एक बार पार्ट बी। हमने पार्ट बी के ऑलरेडी जो 3 चैप्टर्स हैं वो कवर अप किए हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो एक बार उनको रिवाइज कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करें एक ऐसा चैप्टर जो आपके थ्योरी एग्जाम में तो आएगा ही, बट एट द सेम टाइम आप जो प्रैक्टिकल देने वाले हो अपने 20 मार्क्स का, उस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप फाइल में जो काम कर रहे हो वो भी इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, प्लस आपसे जो वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझकर चलना है। ठीक है, बुक का नाम था हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना लिए हैं, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए हमने टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, टूल्स। तो टूल्स के अंदर हमारे पास 4 टूल थे। कौन कौन से? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये 2 हम पढ़ चुके हैं। आज उसके थर्ड टूल पे हम, विच इज रेशियो एनालिसिस, और उसका फोर्थ टूल होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आज रेशियो एनालिसिस हमें बताएगा कि किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हो। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस होता क्या है? यहाँ पर आप रिलेशनशिप्स पढ़ोगे, रिलेशनशिप्स को स्टडी करोगे बिटवीन द फाइनेंशियल फैक्टर्स। आपको यहाँ पे अलग अलग कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स दे रखे होंगे, कुछ फाइनेंशियल फैक्ट्स दे रखे होंगे, जिसके बेसिस पर आप कुछ कंक्लूजन निकालोगे। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास करंट एसेट्स 2 लाख के हैं और आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख की है, तो यहाँ से आप क्या पता लगा पाओगे कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के टर्म्स में डबल है, जिससे सीधे सीधे ये बात पता चलती है कि इन टर्म्स ऑफ योर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी आप सॉल्वेंट है, यानी कि आप ये एबिलिटी रखते हो कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को अपने करंट एसेट से पे ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो आप रेशियो एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। तो मीनिंग क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, अर्थमेटिक रिलेशनशिप जो है, वो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरी में मैं नहीं जा रही हूँ कि एडवांटेज, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, वो आप एक बार खुद से बुक में रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज की। 4 कैटेगरीज है हमारे पास रेशियोज की, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियोज, थर्ड है टर्नओवर रेशियो जिसको हम एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं, और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अगर वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये लिक्विडिटी रेशियोज क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हमारी सॉल्वेंसी को चेक करती है। सॉल्वेंसी का मतलब समझते हैं ना, द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे ऑफ इट्स डेट्स, कि किसी एक फर्म की एबिलिटी कि वो अपने डेट्स को पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। और अगर उसी सॉल्वेंसी के आगे मैं वर्ड लगा दूं शॉर्ट टर्म, तो इसका मतलब है वो चेक करेगी कि 1 साल तक की सॉल्वेंसी, कि आप अपने शॉर्ट टर्म फंड्स पे करने की कितनी एबिलिटी रखते हो, वो आपकी लिक्विडिटी रेशियो चेक करती है। क्योंकि लिक्विड का मतलब क्या होता है हमारी अकाउंटेंसी में? इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ये जो कैश की फॉर्म में या उसके बराबर है। ठीक है, तो ऐसी 2 रेशियोज है हमारे पास जो किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करती है, जैसे कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के अपने 2 नाम और भी हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ भी लिखा हो सकता है, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो 2 रेशियोज है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर। उसके बाद आते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। इसके तो नाम में ही सॉल्वेंसी है, बट ये कौन सी सॉल्वेंसी को चेक करते हैं? लॉन्ग टर्म, कि जब भी मुझे ये जानना है कि मेरी फर्म की एबिलिटी कितनी है कि वो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर सकती है, तो मुझे सॉल्वेंसी रेशियोज को कैलकुलेट करना है। और ऐसी 5 रेशियोज है हमारे पास, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। उसके बाद थर्ड है हमारे पास टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज ये चेक करता है आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। बेसिकली यहां से आपको ये पता चलता है आप कितनी एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी चीज का जाना। अब सेल्स भी हमारी टर्नओवर को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे कि मेरी फर्स्ट रेशियो का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो वो ये बताएगी कि आप अपने स्टॉक, आपका स्टॉक कितनी जल्दी जल्दी आपके यहाँ से चला जाता है।
चले जाने का मतलब क्या, वही सेल ऑफ हो जाता है। तो बेसिकली जो टर्नओवर रेशियो है वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी कि वो ये चेक करते हैं कि आप अपना बिजनेस कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास 6 टर्नओवर रेशियोज हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स या जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 रेशियोज कैलकुलेट करनी है। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, नाम बता रहा है कि ये क्या चेक करता होगा किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी या उसका अर्निंग पोटेंशियल। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या जिसे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ 18 रेशियोज है हमारे पास यहाँ पे, जो हमें कैलकुलेट करना सीखना है। और हर एक रेशियो का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये पता होना चाहिए कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लस कौन सी रेशो हायर बेटर होती है, कौन सी रेशो लोअर बेटर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज से, जहां पर आपको 2 कैटेगरीज ऑफ रेशियोज पढ़नी है, जिसमें एक का नाम है करंट रेशो, दूसरे का नाम है लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, दोनों ही रेशो बहुत इजी होती है, इजी टू कैलकुलेट है। दोनों ही रेशो ये चेक करती है कि हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। तो फॉर्मूला है हमारी करंट रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर आपको कभी भी ये चेक करना है कि हमारी करंट रेशो क्या है, यानी कि हमारे करंट एसेट्स के कंपैरिजन में हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए हम निकालते हैं करंट रेशो। आइडल रेशो है 2:1। आइडल रेशो मतलब कौन सी रेशो अच्छी मानी जाती है, तो वो 2:1 है। 2:1 का मतलब कि जब हमारे करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में डबल होंगे। अब ये जो मैंने रेशो लिखी है, इस रेशो की फॉर्म को बोलते हैं प्योर रेशो। प्योर रेशो मतलब जहां पर आपको यहां पर 1 दिखेगा, आप कभी भी रेशो को ऐसे निकाल के नहीं छोड़ेंगे 2:3 या 3:2, 5:2, ऐसे नहीं निकालना है। चाहे भले ही आपका आंसर पॉइंट में आए, चाहे आपको ऐसे निकालना पड़े 1.2:1, बट आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है उसको। ठीक है, तो ये हमारी प्योर फॉर्म ऑफ रेशो। कौन सी रेशो, अब लिक्विड रेशो के अंदर अगर हम करंट रेशो की बात कर रहे हैं, तो ये हायर आनी बेटर है या लोअर, ये हायर रेशो आना बेटर है, क्योंकि ये शो करेगा कि आप बेटर लिक्विडिटी पोजीशन में है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप क्विक रेशो या लिक्विड रेशो कैलकुलेट करते हो, या एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं इसे, तो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स, या फिर अगर आप क्विक रेशो यूज करते हो तो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब दोनों में फर्क सिर्फ एक ही है, यहां आपने करंट एसेट्स लिखा है, यहां आपने लिक्विड एसेट्स लिखा है। देखो, करंट एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते, लेकिन लिक्विड एसेट्स में आपको ऐसे ही एसेट्स लेने होंगे जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। जैसे कि करंट एसेट में एक होती है इन्वेंट्रीज, स्टॉक। स्टॉक क्या कितने में बिक जाता है, जब मैं चाहूं तभी बिक जाएगा क्या, नहीं, समय लगता है स्टॉक को बिकने में। तो अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दूं, या साथ में एक और चीज प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिन पैसे को आप पहले ही पे कर चुके हो, वो कैश में थोड़ी कन्वर्ट होगा, उसके बदले में तो आपको सर्विस मिलेगी या सामान मिलेगा, तो उसको भी हमें वहां से डिडक्ट करना होता है, तब जाके आपको मिलते हैं क्या, लिक्विड या क्विक एसेट्स। अब इसकी भी अपनी एक आइडल रेशियो है 1:1, यानी कि जब लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी के बराबर आ जाएं, यानी कि आपके पास उतना पैसा है जितने आपके करंट लायबिलिटी है, तो इसका मतलब आप एक अच्छी रेशो में चल रहे हो, एक अच्छी पोजीशन में हो। तो लिक्विडिटी का बेटर इंडिकेटर अगर हमें देखना है तो लिक्विड रेशो ही कैलकुलेट करनी चाहिए। और यहां पर एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा वर्किंग कैपिटल का, व्हिच इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशो अगर 1 से ज्यादा आती है तो ही बेटर मानी जाती है, और अगर ये 1 से कम आएगी तो ये शो करेगी कि आप अपनी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लायबल नहीं है। ठीक है, ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूले जो आपको बुक में सीधे सीधे लिखे हुए हैं, बट जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे ना न जाने कितने सारे फॉर्मूले और निकल के आ जाएंगे। तो मैं उसको करने का आपको बहुत सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। आप अपनी यही वाली बैलेंस शीट को याद करो, ये बैलेंस शीट आपको बहुत फायदा देगी। इस बैलेंस शीट से हमने एक बात सीखी है क्या, कि टोटल एसेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं, टोटल लायबिलिटी की। हमेशा ये दोनों टोटल्स क्या होते हैं, हमेशा ये दोनों टोटल्स इक्वल होते हैं। और जब हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या क्या आता है, 3 मेन हेड आते हैं। एक है शेयर होल्डर फंड, अब हम अपनी कंपनी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस शेयर होल्डर फंड में भी 2 चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में 2 चीजें होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप ना पूरा पूरा नाम लिखना, क्योंकि जब आप कुछ दिनों बाद इसे पढ़ने बैठोगे तो शायद आपको नाम याद ना आए।
ठीक है, तो आप लोग लिख लेना पूरा पूरा। करंट लायबिलिटी में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके हम टोटल डेट भी कहते हैं। भाई डेट का मतलब क्या होता है? उधारी। उधारी दो तरीके की होती है, लंबे समय की और एक कम समय की। एक साल से ज्यादा की उधारी है, एक साल से कम की उधारी है, तो दोनों को मिलाकर टोटल डेट भी कहा जाता है। अब आपको पता है मैंने सिर्फ इसी से ही कुछ फॉर्मूले बना लिए हैं। क्या? सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले की टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स के बराबर होती है। कई बार क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रखा था, पता होना चाहिए टोटल लायबिलिटी है। दूसरा, टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। उसके अंदर पे नहीं जा रहे अभी। तीसरा फॉर्मूला, टोटल डेट किसके बराबर होता है? यस, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। 3 फॉर्मूले जनरेट हो गए इसी से ही, कुछ याद नहीं करना। अब एसेट साइड पे आते हैं। एसेट साइड्स पे हमारे पास होते हैं नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स। और कुछ नहीं करना। यहां से आपको सीधे सीधे एक फॉर्मूला मिला कि टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं? यस, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। तो ये 4 फॉर्मूले भी अभी आप जब करने बैठेंगे अपने क्वेश्चंस को तो आपको देखने को मिलेंगे और ये यूज भी होंगे, और ये सीधे सीधे आप अपनी बैलेंस शीट से बना सकते हो। कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बैलेंस शीट बना के बैठ जाओ। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसे भी आप लोग कॉपी करो, बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जब भी आप रेशियो के क्वेश्चन करोगे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप रेशियो का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्मूला लिखते हो उससे दो चीजों की क्लैरिटी आती है। एक तो ये क्लैरिटी आती है कि आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें पता है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो आप क्वेश्चन में इन्हीं 2 चीजों को ढूंढने की कोशिश करोगे। दूसरी चीज, आधा नंबर पक्का कर लोगे, क्योंकि हाफ मार्क फॉर्मूले का आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कुछ आप करो या ना करो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो या नहीं आता हो, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, अगर याद है तो। अब नहीं याद है तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। जो आपको चाहिए वही नहीं है। अब आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व किया जाए, ना तो करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी। तो याद है मैंने आपको क्या बताया? जब कुछ समझना आए ना, एसेट्स और लायबिलिटी की बात हो, तो रफ में इसे बना लेना। अब आपको यहाँ पे एक बात पता है ना कि जितने टोटल लायबिलिटीज होते हैं उतने टोटल एसेट्स होते हैं। आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है 20 लाख, इसका मतलब टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 20 लाख। फिक्स टेंजिबल एसेट किधर लिखते हो? यहां पर आपके पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं और वो कितने दे रखे हैं आपको यहाँ पे? 10। के बाद शेयर होल्डर फंड आप इधर लिखते हो, इधर की मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड है आपके पास 12,80,000। नॉन करंट लायबिलिटी यहां लिखोगे आप कितना? 5,20,000। और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास कितने की? 6 लाख की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनके कुछ मेन हेड्स होते हैं, जैसे कि लायबिलिटी साइड में 3 मेन हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से एसेट्स के 4 मेन हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स। आपके पास सब कुछ है, करंट लायबिलिटी नहीं है जो हमें यहाँ चाहिए, करंट एसेट्स नहीं है जो हमें चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं भी दे रखा हो तो चलेगा। अब यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी है 20 लाख, शेयर होल्डर फंड आ गए आपके पास 12,80,000, नॉन करंट लायबिलिटी है 5,20,000, तो करंट लायबिलिटी कितनी रही होगी? 2 लाख की। कैसे? 20 लाख में से कितना माइनस किया आपने यहाँ पे? 18 लाख। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या चाहिए? टोटल एसेट्स दे रखे हैं। टोटल एसेट्स किसके बराबर? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट्स। ये है आपके पास 20 लाख, नॉन करंट एसेट्स है आपके पास 10 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 6 लाख। ये नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, करंट एसेट्स निकालने हैं। तो करंट एसेट्स कितना के? 20 लाख माइनस 16 लाख, 4 लाख। ठीक है, बस जो आपकी रिक्वायरमेंट थी पूरी हुई। आपकी करंट रेशो क्या कहलाएगी? अब यहाँ पे करंट एसेट्स कितने हैं? 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो करंट रेशो कितनी आई? 2:1। अब आपने मेरे सॉल्यूशन में एक चीज नोटिस करी,
कि मैंने कहीं पे रुपीस का साइन लगाया हो या ना लगाया हो। जब मैंने एक्चुअली एक आंसर निकाला है ना, तो मैंने रुपीस का साइन लगाया है, और मैंने रेशो के आंसर को भी बॉक्स में डाला है, मैंने फॉर्मूले को भी बॉक्स में डाला है। क्यों? क्योंकि हमें ना मेन चीजें हाईलाइट करनी है। आप जब भी कोई फॉर्मूला यूज करो, कोशिश करो कि उसको भी बॉक्स में आप डालो। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दो। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ अब। चलो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख की, उसके बाद आपके पास टोटल डेट है 27 लाख के, नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है आपको 24 लाख की। कैलकुलेट द करंट रेशो। कुछ भी करने से पहले याद करना है करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब चाहिए क्या, करंट एसेट्स है क्या क्वेश्चन में? देखो जरा, कहीं से कहीं तक आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या आपके पास करंट लाइबिलिटी है? नहीं, बट आपके पास ना दो चीजें हैं जिसके आपको फॉर्मूले पता है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। एट द सेम टाइम आपके पास है टोटल डेट। डेट का मतलब क्या होता है, उधारी। उधारी दो तरीके की आपके पास, लंबे समय की और कम समय की, यानी कि टोटल डेट किसके बराबर होता है, एनसीएल प्लस सीएल। तो आपके पास टोटल डेट कितने दे रखे हैं, 27 लाख, जिसमें से नॉन करंट लाइबिलिटी कितने की है, 24 लाख की। तो करंट लाइबिलिटी कितनी निकल कर आई, 3 लाख की। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी करंट लाइबिलिटी को यूज करके आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स कितने के आ गए, 9 लाख के। तो बताओ भाई करंट रेशो 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो करंट रेशो क्या निकल कर आई, 3:1। कोई दिक्कत? So 10th question is, a company had current assets of 4,50,000 and current liabilities of 2 lakh. Afterward, it's purchased goods for rupees 30,000 on credit. Calculate the current ratio after purchase. आपको क्वेश्चन में करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है अगेन, बट आफ्टर परचेज। आफ्टर परचेज मतलब कि आपने ना कुछ गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले तो देखो हमने फॉर्मूला लिख ही लिया है, हाफ मार्क्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। करंट एसेट्स भी गिवन है, करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। अगर इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। उन्होंने बोला है कि आपको करंट रेशो आफ्टर परचेज निकालनी है। आफ्टर परचेज क्या, एक ट्रांजेक्शन दिया आपको क्वेश्चन में, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड परचेज ऑन क्रेडिट लिखा है। अब आप देखो कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ होगा। अगर आपने गुड्स परचेज किए होंगे तो क्या आपके करंट एसेट्स पे इसका कोई इंपैक्ट आया होगा? गुड्स परचेज मतलब स्टॉक, एंड स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, जो उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम आपने वो गुड्स ऑन क्रेडिट खरीदे हैं उधार पे, तो आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई होंगी क्योंकि क्रेडिटर्स आए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इस परचेज की वजह से आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ऑलरेडी आपके पास करंट एसेट्स है 4,50,000 के, और आपने ऐसे कितने के गुड्स परचेज किए, आपने और 30,000 के गुड्स परचेज किए। करंट लाइबिलिटी आपके पास ऑलरेडी 2 लाख की है, आपने 30,000 के और परचेज किए तो क्रेडिटर्स 30,000 से बढ़ गए। तो करंट रेशो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, तो आपकी करंट रेशो आई 2.09:1। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको प्योर रेशो में कैलकुलेट करना है, चाहे आपका आंसर डेसिमल में आए लेकिन अपॉन में 1 ही आना चाहिए। आप इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, ये प्योर रेशो की फॉर्म में कैलकुलेट होती है। ठीक है, 22 के अंदर मूल लिमिटेड हैज अ करंट रेशो ऑफ 3.5:1 एंड अ क्विक रेशो ऑफ 2:1। इफ द इन्वेंटरी इज 24,000, कैलकुलेट द टोटल करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स। हमें क्वेश्चन के अंदर 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको करंट रेशो गिवन है, फॉर्मूला हमने लिख दिया है, वैल्यू पुट कर देते हैं जो अवेलेबल है 3.5:1। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी एज इट इज छोड़ दीजिए। उसके बाद क्विक रेशो आपको गिवन है 2:1, तो इसे क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इतना लिख के छोड़ दो। तीसरी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि 24,000 की इन्वेंटरीज है और कुछ नहीं आपके पास। तो ऐसे में जो इक्वेशन बन रही हो वो इक्वेशन आप बनाओ। जैसे कि यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी
दैट आपके करंट एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटी के 3.5 टाइम्स है। तो यहां से मिली आपको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप यहां पर भी एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट 2CL इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स। अब आपके पास क्विक एसेट का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या कहता है, दैट क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन 2CL इज इक्वल्स टू, करंट एसेट की वैल्यू कितनी है 3.5CL, इन्वेंट्री कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 24,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 0। तो यहां से आपको मिलेगा -1.5CL इज इक्वल्स टू -24,000। आप 3.5 इधर लेके जाओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ गया आपका 16,000। अब आपके पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ चुकी है, तो आप यहां पर करंट एसेट्स भी निकाल सकते हो। 3.5 इंटू 16,000, तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई 56,000। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेशियोज गिवन हो और वो आपसे कोई भी एक एलिमेंट पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29 इज कैलकुलेट द क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल है 4 लाख, टोटल डेट है 18 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 16 लाख, इन्वेंट्रीज है 1,90,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर 10,000। आपको क्विक रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमें अब पता है क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। आपके पास क्वेश्चन में ना तो क्विक एसेट्स है ना ही करंट लायबिलिटी है। जब हमें अब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, तो आपके पास ना क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके खुद के फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहली चीज उन्होंने दे रखी है वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद टोटल डेट्स दे रखे हैं, और टोटल डेट का भी आपके पास फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब तो याद हो गए होंगे। अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए ना तो करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटी, तो मैंने अभी तो इसको ड्रॉप कर दिया। मैं यहां पर आई टोटल डेट पे, तो टोटल डेट्स मेरे पास 18 लाख के हैं, और वहीं पे नॉन करंट लायबिलिटीज मेरे पास 16 लाख की है। तो यहां से मुझे करंट लायबिलिटी मिल गई है 2 लाख की। ठीक, अब इसी का इस्तेमाल करके मेरे पास करंट एसेट्स आ सकते हैं, जहां पे वर्किंग कैपिटल है 4 लाख, करंट एसेट्स हम निकालना चाहते हैं, करंट लायबिलिटी 2 लाख की है, तो करंट एसेट्स कितने के हो गए 6 लाख के। ठीक है, तो क्विक रेशियो निकालने के लिए मेरे पास करंट लायबिलिटी तो है 2 लाख की, पर क्विक एसेट्स नहीं है। अब क्विक एसेट्स हम कैसे निकालते हैं, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपके पास करंट एसेट्स आ चुके हैं 6 लाख के, इन्वेंट्री आपके पास क्वेश्चन में 1,90,000 की है, 10,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो आपके पास क्विक एसेट्स कितने के हैं 4 लाख। तो बस ये 4 लाख आप यहां लिखेंगे, तो क्विक रेशियो भी आ गए 2:1। देखो आप देख रहे होगे चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले का लिंक पता है ना, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है आपके लिए, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, उसके बाद ये वाली रेशियोज को खत्म करेंगे। आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रखे हैं 11 लाख, फिक्स्ड एसेट्स है 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख एंड देयर वाज नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेट द करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में ना तो करंट एसेट्स है बट करंट लायबिलिटी तो है। कितने की करंट लायबिलिटी है आपके पास, करंट लायबिलिटी भी नहीं है हमारे पास, लेकिन ना हमारे पास टोटल एसेट्स है, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब याद करो मैंने आपको टोटल एसेट का फॉर्मूला बता रखा है, या तो अपनी बैलेंस शीट का इस्तेमाल करा करो, याद है ना बैलेंस शीट बताइए, यहाँ क्या क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स, और जो इधर का टोटल होता है वही इधर का टोटल होता है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स हैं, किसके बराबर होते हैं, नॉन फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स कितने के हैं 11 लाख के। करंट एसेट्स जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स ही कहते हैं, वो आपके पास 5 लाख रुपीस के हैं। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास है ही नहीं, क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बता दिया है। और देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं तो क्लियरली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उसको भी 0 मान लो। अब बचे करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स सीधे सीधे आपके निकल कर आ चुके हैं 6 लाख के। ठीक है, चलो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। हाँ जी, ठीक है, तो
करंट रेशो में हमें 6 लाख के करंट एसेट्स तो मिल चुके हैं। अब अगली चीज चाहिए करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी निकालने के लिए मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज दे रखी है मुझे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हमारे काम आ सकती है इस काम को करने के लिए? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का ना फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि आप ये कह रहे हो कि इन दोनों का टोटल कितना है? इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है आपको? 10 लाख। पर अभी भी मेरी करंट लायबिलिटी की रिक्वायरमेंट कहां पूरी हो पा रही है? चलो एक बार बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में इधर होता है शेयर होल्डर फंड, फिर होती है नॉन करंट लायबिलिटी और फिर होती है करंट लायबिलिटी। अगर मुझे टोटल मिल जाए तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। कैसे? आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं, कितने के हैं? 11 लाख। इसका मतलब ये भी 11 लाख होगी। इन दोनों का टोटल वो कह रहे हैं 10 लाख है, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी क्या रही होगी? 1 लाख की। ये हमने खुद जज कर लिया ना। कहीं से कहीं तक ये फॉर्मूला क्वेश्चन में आपको बुक में गिवन ही नहीं होगा, आपको फॉर्मूले कुछ खुद बनाने पड़ते हैं। बैलेंस शीट आपकी बहुत हेल्प करेगी कि आप कहां से जज कर सकते थे कि ऐसा हो सकता है। तो देखो यहां से आपको क्या फॉर्मूला मिला, यहां से आप इसको लिखेंगे दैट टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी एंड टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 11 लाख। ठीक है, नाउ टोटल लायबिलिटी किसके बराबर हो गई? इन दोनों को मैं क्या बोल सकती हूँ? अब इन दोनों को मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकती हूँ प्लस करंट लायबिलिटी। यहां से आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ। तो 11 लाख इज इक्वल्स टू 10 लाख प्लस सीएल। तो आपकी सीएल की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 लाख। तो देखो यहां से अब आपने अपना आंसर निकाल लिया है। सो योर करंट रेशियो इज 6:1। क्लियर? चलिए अब मैंने यहाँ पे आज आपको लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट करा दिए हैं। हाँ, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं कराया कि आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगी, आपको ये बताना होगा, ट्रांजैक्शन गिवन होगी कि इससे आपकी रेशियो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट में कराऊंगी आपको, क्योंकि वहां पे आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है।